और ये शुरुआत कर लेते हैं संसद की ही खबर से, क्योंकि संसद में बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा। बजट पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देश का बजट है ये, जिस पर सभी सांसदों को, सभी दलों को अपने अपने विचार रखने का एक बहुत ही बेहतरीन अवसर मिलता है। ये आज लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ विवादित घमासान भी देखने को मिला। और विवादित इस कारण से कि कांग्रेस के सांसद ने जिस तरीके से एक खालिस्तानी समर्थक का साथ दिया, उनके पक्ष में खड़ी नजर आई कांग्रेस, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए, लेकिन चन्नी पर फिर भाजपा सांसद रवनीत बिट्टू ने भी पलटवार किया। बुधवार को संसद में बजट पर शुरू हुई चर्चा संसद में दोनों सदनों में गुरुवार को भी आगे जारी रही। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बजटीय भाषण में बोलते हुए आरोप लगाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया जा रहा है। चन्नी ने केंद्र सरकार पर खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल पर गलत तरीके से एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डालने का आरोप लगाया। खालिस्तानियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, फिर भी आज सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने खालिस्तानियों का समर्थन किया। ये दुर्भाग्य है और ये भारत की संप्रभुता पे हमला है सदन के अंदर। चन्नी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर भी टिप्पणी की, जिसके जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पलटवार किया। लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें। कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहां तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। दोपहर 2 बजे चर्चा फिर शुरू होने पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने एमएसपी की लिखित गारंटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा एतराज जताया। आज किसान वो चीज मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह कर रहा है। ये चन्नी जी, कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए? मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। 3 बजे के बाद लोकसभा में बजट पर चर्चा आगे भी जारी रही। उधर बात राज्यसभा की करें तो दोपहर के बाद आम बजट पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। इससे पहले दोनों सदनों में सुबह प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के उत्तर सरकार के द्वारा दिए गए। शून्यकाल में लोकसभा के कई सांसदों ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को उठाया। खास तौर पर पहली बार चुनकर आए सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिला। दोनों सदनों में शुक्रवार को भी बजट पर चर्चा आगे जारी रहेगी। नीरज सिंह, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा कि किस तरीके से संसद में हंगामा बरपा है और ये लगातार हम देख रहे हैं कि जब से वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है तब से ही विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाए हुए है और विपक्ष की ओर से यही बात लगातार कही जा रही है कि राज्यों को जो आवंटन किया गया है वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अभी आपके सामने हम वो तस्वीर रखेंगे बजट की जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो सके कि विभिन्न राज्यों को जिस तरीके से आवंटन हुआ है, सभी राज्यों का आवंटन बढ़ा है
और ऐसे में राज्यों के साथ भेदभाव का जो एक चौतरफा बात कही जा रही है वो कहां तक सही है, कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि जब आवंटन किया जाता है बजट में किन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। 15वें वित्त कमीशन ने जो मानदंड तैयार किए जिसके आधार पर राज्यों को आवंटन किया गया, उसमें ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें राज्यों की आय का 45% लिया जाता है, जनसंख्या कितनी किस राज्य की है उसको 15% मानक दिया जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी 15% होता है, वन और पारिस्थितिकी का 10% होता है, जनसांख्यिकी का प्रदर्शन क्या है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या है, 12.5% वहां जाता है। तो साथ ही करों को एकत्रित करने के भी क्या प्रयास हैं उनके, उसके ऊपर भी 2.5% दिया जाता है। कुल मिलाकर ये 100% बन जाता है जिसके आधार पर राज्यों को आवंटन मिलता है। लेकिन राज्यवार आवंटन पर अगर नजर डालें तो ये जो गहरे लाल रंग में है ये भाजपा शासित राज्य हैं और जो नीले रंग में है ये विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्य हैं। ऐसे में ये अंतर है क्योंकि 2023-24 और 24-25 का हम आपके सामने एक आकलन रख रहे हैं। 24-25 जो इस बार बजट में आवंटन किया गया ये पिछली बार का आवंटन है और आप देख सकते हैं सभी राज्यों में आवंटन बढ़ा है। वैसे ये वो राज्य हैं 5 राज्य जो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत आते हैं और इन 5 राज्यों में आप देख सकते हैं कि आवंटन अधिक है बाकी राज्यों, क्योंकि पूर्वोदय के तहत भी काफी अन्य भी योजनाएं हैं जिनके लिए आवंटन इन राज्यों को दिया गया है। लेकिन इस तरीके का एक आकलन आपके सामने कि अंतर कितना बढ़ रहा है। अगर आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इससे हटकर अगर अन्य राज्यों को दिखाएं तो गुजरात हरियाणा भाजपा शासित है, हिमाचल कर्नाटक केरल विपक्ष शासित हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि राज्यों में, विभिन्न राज्यों में इसी तरीके से आवंटन को बढ़ाया गया है, यानी पिछले बार की तुलना में इस बार आवंटन बढ़ा है। कुछ और राज्य आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि भाजपा शासित राज्यों के साथ साथ अन्य भी जो विपक्ष शासित है कोई भेदभाव नहीं किया गया है उसमें भी। मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में 9,000 करोड़ के अधिक, 11,000 के अधिक मध्य प्रदेश में, लेकिन वहीं पंजाब, तमिलनाडु में भी आप देख लीजिए 5,800 करोड़ से अधिक का इस बार आवंटन बढ़ाया गया है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जिसको लेकर विपक्ष हावी हो रहा था कि उत्तर प्रदेश को भी क्यों नहीं अधिक आवंटन दिया गया है, तो वो भी देख सकते हैं आपकी 25,600 करोड़ का अधिक आवंटन इस बार उत्तर प्रदेश को मिला है। ये एक तस्वीर आपके सामने रखना चाह रहे थे कि जो टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से या फाइनेंस कमीशन की ओर से, वित्त आयोग की ओर से जो आवंटन होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसकी सेट मापदंड है जिसके आधार पर ये किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने इसी तस्वीर को, एक और तस्वीर को आपके सामने रखना चाहेंगे जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि जब हम राज्यों को आवंटन किया जाता है, ये बात वित्त मंत्री ने बजट के बाद भी बार बार रखी है कि सभी केंद्रीय योजनाओं का तो सभी राज्यों में क्रियान्वयन हो रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार का तो ये प्रयास है कि 100% सैचुरेशन होना चाहिए, सभी केंद्रीय योजनाओं का हर एक लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और केंद्रीय मदद के साथ वो योजनाएं लगातार जारी ही रहती हैं। तो विभिन्न राज्यों को जिस तरीके का रेशियो होता है केंद्र सरकार की मदद का, उसके तहत वो जारी रहती है, उनको अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूर्वोदय योजना की मैं आपको शुरुआत में भी बात कर रही थी, इसके तहत आते हैं ये 5 राज्य जिनके बारे में हमने आपको बताया। इन 5 राज्यों पर खास तवज्जो इस बार दी जा रही है क्योंकि पहले भी, पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हमारा जो पूर्वी भारत है वो हमारे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है, उन्हें भी विकास की दौड़ के साथ लाना होगा। किन किन मानकों पर यहाँ पे कार्य होगा? मानव संसाधन को आगे बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का जबरदस्त यहाँ विकास करना और साथ ही तमाम आर्थिक अवसरों का भी सृजन करना। ये कुछ ऐसे पहलू हैं, बिंदु हैं जिन पर काम इन राज्यों में किया जा रहा है पूर्वोदय योजना के तहत। इसके अलावा भी राज्यों को जो अतिरिक्त सहायता दी गई है उसको लेकर बवाल कुछ ज्यादा हो रहा है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी, वहां पे उपचुनाव भी होने हैं, 42,277 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जम्मू कश्मीर को मिला है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके अनुरूप भी आवंटन या मदद ज्यादा दी जाती है। बिहार को हम माने तो हम जानते हैं कि विभिन्न सड़क परियोजनाएं, ढांचागत परियोजनाओं के तहत भी 58,900 करोड़ का इनको पैकेज दिया गया है। असम की बात करें तो यहाँ भी बाढ़ प्रबंधन, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में भी इस बात को सामने रखा, बाढ़ प्रबंधन को लेकर इनको अतिरिक्त मदद की जाएगी। उत्तराखंड में भी चूंकि भूस्खलन और बादल फटने की बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से राज्य को अतिरिक्त मदद चाहिए होती है, वो भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरीके से बाढ़ और उसके कारण जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के प्रयास होते हैं उसके लिए इस राज्य को भी अतिरिक्त आवंटन होगा। सिक्किम में भी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते हैं उसकी वजह से बाढ़ या फ्लड्स आते हैं, उसकी वजह से इस राज्य को भी अतिरिक्त मदद दी जाएगी। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो इस बार सामने रखे गए जिसको लेकर ये तस्वीर, बड़ी तस्वीर जरूर स्पष्ट हो जाती है कि राज्यों को आवंटन करने में, राज्यों के विकास और
पूरे देश के लिहाज से जो सोच, एक दूरगामी सोच लेकर केंद्र सरकार चल रही है, उसे जरूर सामने रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि संसद में अब भी जब बजट पर चर्चा हुई आज के दिन भी, तो भी विपक्ष बजट से जुड़े मुद्दों से हटकर अपने एजेंडा को साधता नजर आया। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विपक्ष, आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा है। और आज के विशेष में हम आपके सामने रखना चाहेंगे विपक्ष का बजट के बजाय एजेंडे पर ध्यान। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी से, अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार अनंत विजय जी भी। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के साथ करना चाहेंगे। मिश्रा जी, सबसे पहले यही बात कि संसद में जब भी कोई गतिविधि होती है उस पर पूरे देश की करीबी नजर होती है, उम्मीद होती है कि कुछ सकारात्मक निकलकर सामने आएगा। आज जो संसद में हुआ उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्योंकि आज जो हुआ उसे देखकर पूरा देश हैरान भी था। देखिए, इसमें विपक्ष का जो एजेंडा है उसी एजेंडे पे विपक्ष चल रहा है। आप देखिए, इलेक्शन के पहले की बात करते हैं, जब बड़ा हंगामा हुआ था, मणिपुर पे जवाब देंगे और बहुत सारी चीज़ों पे बात करने की बात आई थी। तो जब मणिपुर पे जवाब देने लगे प्रधानमंत्री जी, सारे विपक्ष के लोग उठ करके चले गए थे। और सिर्फ वही नहीं, मणिपुर को लेकर के सारे इश्यूज उठाए गए थे। मैं पिछले लोकसभा इलेक्शन के पहले की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके का इनका आचार विचार व्यवहार रहा था संसद में, उसमें सवाल ये उठाते हैं, सवाल उठाने के बाद जब सरकार जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पे आती है, इनकी बात को सुनने के लिए तैयार होती है, तो ये अपनी बात कहते हैं और विपक्ष वाले सरकार की बात को बिना सुने, नजरअंदाज करके पूरे संसद में हंगामा करते रहते हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, चाहे किसी का भी भाषण हो, वो पूरे समय एक तरफ जैसे कि सड़क की नारेबाजी चल रही होती है, उस तरह के नारे संसद के अंदर करते रहते हैं, व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो वो संसद छोड़ के चले जाते हैं। वही परिपाटी को वो दोहराते हुए इस बार बजट सेशन में भी उन्होंने वही किया है। बजट के ऊपर न चर्चा करते हुए बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की गई है, जिससे कि पार्लियामेंट का जो समय है उसका कितना टाइम वो खराब कर सकें। कहीं ना कहीं उनके मन में ये मनसा होती है, और खराब करने की मनसा क्या कहें, उनको अपने एजेंडे पर लाने का एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। उस नैरेटिव पे पूरे देश को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से संसद का पूरा समय ये खराब कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन उनके जुड़ने के इंतजार करते हुए पहले आपसे एक और सवाल मिश्रा जी, क्योंकि आज जब चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक का नाम लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दी, क्यों संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन उनके ध्यान में नहीं आया? क्यों उस समय उनको वो याद नहीं आया कि किस तरीके से खालिस्तान की सोच को जमीन में दफन करने के लिए कितना प्रयास किया गया था उनकी ही सरकार के द्वारा? क्यों वो पंजाब के अतीत को भूल गए? और कैसे इस चीज का नियंत्रण कर सकते हैं हम? क्योंकि संसदीय मर्यादा का हनन तो होता ही है, लेकिन देश की जो सोच है, जो जनमानस की सोच है, उस पर भी आघात होता है। देखिए, खालिस्तान की एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे देश के एक प्रधानमंत्री की जान गई। उसके बाद यही कांग्रेस वाले हैं जो कहते थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस धरती हिलने के चक्कर में कितने निर्दोष भाई नागरिक यहाँ के मारे गए। पंजाब से मामला पूरे देश में फैला, पूरी दिल्ली में फैला, पूरे भारतवर्ष में उस मामले को लेकर के कितने बड़े दंगे हुए। और उसके बाद भी खालिस्तान की सोच को जिंदा रखना, ये केवल उनकी अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी राजनीति को ही दर्शाता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है, तो नक्सलवाद, खालिस्तानवाद, अल्ट्रा लेफ्टिस्टवाद, टेररिज्म का सपोर्ट, देश विरोधी बातें करना, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेश की धरती पर हो, जा करके भारत की बुराई करना और देश को कहीं ना कहीं अपनी बातों से कह के कमजोर करना, एक गलत नैरेटिव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना, ये उनका हमेशा से एजेंडा रहा है। जिस तरह से आज खालिस्तान के मूवमेंट को जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, ये कहें इंडी गठबंधन वालों की सरकार जब से आई है,
तब से एक मरा हुआ खालिस्तान का मूवमेंट दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा है, और उसको ये सारे अवसरवादी राजनीति की हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल देश के खिलाफ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पे चलते हुए इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी एजेंडे हैं उनके ऊपर राजनीति ना करते हुए देश में सबके बारे में, यहाँ के नागरिकों के बारे में, देश के उत्थान के बारे में, और अगले 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि एक विकसित भारत बनाने का सपना है, मुझे लगता है कि उसमें योगदान देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है, हालांकि हमने वक्त वक्त पर इस चीज को देखा है कि किस तरीके से निजी हमले कभी कभी किए भी जाते हैं। आज इस प्रकरण को लेकर जिस तरीके से चरणजीत चन्नी ने नवनीत बिट्टू के ऊपर निजी हमले किए, उनके फादर तक की बात को आगे लेकर आए, जिसके बाद जाहिर है कि वो भी हमलावर हुए, लेकिन ये निजी हमले, ये सब वो मर्यादाएं हैं जिनको नहीं लांघना। ये संसद में जिस वक्त ये आते हैं हमारे सांसद चुनकर, उस वक्त इनको ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और ये तो अनुभवी सांसद हैं सर। ममता जी देखिए, आप जब निजी हमले करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपके मुद्दों में कमजोरी है, आप एक अच्छे और मजबूत मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामने जो भी है उसकी पर्सनल लाइफ को, उसकी पर्सनल चीजों को ऊपर करते हैं, तो ये बताता है कि आप नहीं, आपका मुद्दा कमजोर है। यहां पर मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जरूर हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप एक एंकर हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप एक मीडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमें पर्सनल ना होते हुए जिस तरीके से एक अच्छे वाद विवाद संवाद के लिए हमें इशू बेस्ड बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, कमजोर हैं, इसलिए जो भी सामने आता है उसकी पर्सनल चीजों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगता है कि एक बड़ी खराब परिपाटी, और सारे राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। जी, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी जुड़ गए हैं। अनंत जी, एक बड़ा सवाल जो हर देशवासी के जहन में आता है कि हमारे सांसद मर्यादाएं क्यों लांघ रहे हैं। आज जो प्रकरण हुआ, कैसे रोका जाना चाहिए इस तरह के प्रकरण को कि अपने पार्टी के एजेंडे, अपने व्यक्तिगत एजेंडे और पार्टी के एजेंडे के तहत आप संसद की गरिमा को भंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए ममता जी, जब किसी के पास मुद्दे नहीं होते हैं, अगर आपके पास मुद्दे नहीं होंगे तो आप मुद्दे से लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे। बजट जिस प्रकार से आया है, तो बजट में ये पहले दिन से विपक्ष का प्रयास है कि इस मुद्दे को भटका दिया जाए, क्योंकि पहले दिन उन्होंने कहा कुर्सी बचाने का बजट है, फिर उससे आगे चले गए थोड़ा कि 2 ही राज्यों का बजट है। जब सरकार ने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए, वित्त मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने ये बता दिया कि अमुक राज्य को अमुक बजट मिला है। मैं अभी कल तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे बंगाल को कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि बंगाल को तो सिर्फ 14,000 रुपए रेलवे के लिए मिला है, रेलवे के विकास के लिए। तो इस तरह की चीजों को जब आप मुद्दों से चुप जाएंगे और आपके पास बहस करने के लिए न तथ्य रहेगा और न आपका एजेंडा जनता से जुड़े मुद्दे रहेंगे, तब आप इस तरह की बातें अवश्य करेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष ये कर रहा हो। अनंत जी, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीति आयोग की जो परसों बैठक होनी है, उसको लेकर भी कई विपक्षी दल हैं जो अब उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। अपना विरोध व्यक्त कराने का एक तरीका समझ लिया है उन्होंने इसे, लेकिन इससे नुकसान किसका है? उनके राज्य के विकास का ही रोड मैप है जिस पर चर्चा नीति आयोग की बैठकों में होता है। उनकी क्या सोच है अपने देश के, अपने राज्य की जनता को लेकर, उसे लेकर वो अपने विचार आगे रख सकते हैं। एक इस तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे संसद की बात करें या नीति आयोग जैसी अहम बैठकों की बात करें, महत्वपूर्ण अवसर गंवा रहा है विपक्ष अपनी बात को सामने रखने का। बिल्कुल, न सिर्फ अवसर गंवा रहा है बल्कि जनता के मुद्दों की अनदेखी भी कर रहा है। मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन के अंदर जो अंतर विरोध है, उस अंतर विरोध के चलते आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर समूचा विपक्ष उसका बहिष्कार करता तो हमें कुछ बात समझ में आती, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने की भी बात आ रही थी, फिर ये भी बात आ रही थी कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल भी होंगी। तो इस प्रकार से ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं ना, वो एक भानुमति का कुनबा जुटा हुआ है यहाँ, कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट मिला के वो कुनबा है। तो जब वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता तभी एक विपक्ष की इमारत नहीं बन पाती है। और प्रयास इन लोगों का ये है
मुझे जो दिखता है वो INDA गठबंधन में एक अलग प्रेशर ग्रुप मुझे दिखाई देता है, जो समाजवादी पार्टी और के 37 विधायक और 29 विधायक ममता बनर्जी की, ये दोनों मिलकर 66 सीटें होती हैं सांसद की। और INDA गठबंधन में जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जिता कर लाया है, तो एक तरह से वो एक जो नेतृत्व वाली बात होती है ना कि हमारे पास नेतृत्व है, तो विपक्ष अभी इसी नेतृत्व के गुंतारे में उलझा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को दरकिनार करके संसद में बहस करनी चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और नीति आयोग की बैठक में चर्चा करके कम से कम आप पहुंचेंगे नहीं वहां तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे, और जब तक बात नहीं रखेंगे तब तक सरकार उन बातों पर विचार कैसे करेगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, आपसे ये सवाल जरूर मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो विपक्ष की हम लगातार बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि आज ही के दिन की बात करते हैं तो MSP का मुद्दा भी उठा, जबकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने संसद में भी चर्चा बहुत बार देखी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर हम बजट के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो कृषि और किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए एक दूरगामी लक्ष्य लेकर बजट में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट और सबकी समझ में आ भी रही है। क्या विपक्ष राजनीतिक एजेंडे को ही लेकर हावी है, या आगामी चुनाव जो राज्यों के होने हैं उनके परिप्रेक्ष्य में इस तरीके का हंगामा कर रहा है विपक्ष, या इस तरह के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष बजट चर्चा के बीच? ममता जी देखिए, इसके पहले भी मोदी सरकार के आने के पहले भी बहुत सारे बजट पेश हुए हैं, पर क्या किसी ने भारतवर्ष में ऐसा सुना था कि हम अगले 25 साल और स्वर्णिम भारत के सपने देखने वाला बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोच उनमें नहीं थी। आप देखिए जिस तरह से बजट को देखा जाए, अगर जो पहला बजट जो जब मोदी जी का पहला टर्म आया था, फिर सेकंड टर्म आया जो अभी का टर्म है, इन तीनों टर्म्स को अगर बजट को कंपेयर किया जाए, सारे चीजों को मैच किया जाए, तो ये एक विकसित भारत जो 2047 में माननीय मोदी जी का भारत को बनाने का सपना, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ने का सपना है, उससे ओतपोत ये बजट है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ बजट है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने जब भी बात की है अपनी राजनीति के लिए बात की है, अपने आने वाली सरकार कैसे बनाए जोड़ जुगाड़ की बात की है, आने वाले 5 साल की सरकार किस तरह से चल सके इस बजट की बात की है, जबकि माननीय मोदी जी भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए बात करते हैं। और जो ये बजट आया है ये अपने आप में सर्वसमावेशी सबके लिए बजट है, चाहे कृषि की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कौशल प्रशिक्षण की बात हो, चाहे मानव संसाधन की बात हो, चाहे शहरी विकास की बात हो, चाहे बहुत सारे आयाम हैं जिन पर काम करने की बात कही जा रही है। इसलिए नजर अब सरकार पर भी रहेगी कि जो बजट में कहा वो क्रियान्वित भी हो। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए, इसका हमें दुख है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।